नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों अभी हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, हम आपको पढ़ा रहे थे आपकी छवित पुस्तक से काव्यखंड पढ़ा रहे थे, है ना। तो काव्यखंड में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ाया है, कबीर की लिखित साखियाँ और सबद, ललित द्वारा लिखित वाक और रसखान द्वारा लिखित सवय। ठीक है, आज हम चलेंगे इसी श्रृंखला में गद्य खंड की ओर। ओके, तो गद्य खंड में हमने अध्याय 1 प्रेमचंद पढ़ाया था। प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथाएं कहानी थी। आज हम पढ़ाएंगे राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखित ल्हासा की ओर। ओके, राहुल सांस्कृत्यायन बच्चों आधुनिक युग के कवि हैं, लेखक हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1893 ईस्वी में। ठीक है, ये इनका जो जन्म स्थान था वो था गांव पंदहा, जिला आजमगढ़। आजमगढ़ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गांव पंदहा, जिला आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था, मतलब जो इनका वास्तविक नाम था वो था केदार पांडे। राहुल सांस्कृत्यायन का जो वास्तविक नाम था या हम कहते हैं मूल नाम था वो क्या था, केदार पांडे। लेकिन इनकी जो आदत थी, इनकी एक आदत थी घुमक्कड़ जीवन पसंद था इनको एक जगह रुकना पसंद नहीं था। इन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी हैं वो सब घुमक्कड़ी के दौरान लिखी है। कभी वो चीन की यात्रा की, कभी उन्होंने तिब्बत की यात्रा की, हर देश की यात्रा की, और उन्होंने यात्रा के दौरान ही अपनी सारी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो इसी दौरान क्या हुआ, इन्होंने 1930 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, 1930 में इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनका जो नाम पड़ा क्या, राहुल सांस्कृत्यायन। ठीक है, इनकी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की वो गांव में की। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा इन्होंने आजमगढ़ में की। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की थी, इन्होंने गांव में। माध्यमिक शिक्षा इन्होंने अपने ही जिले में की थी, आजमगढ़ में की थी। और जो उच्च शिक्षा उन्होंने की वो उन्होंने काशी और आगरा विश्वविद्यालय में की। ठीक है, और इनको जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि उनको घुमक्कड़ी जीवन पसंद था। उन्होंने जितनी भी अपनी रचनाएं लिखी हैं वो सब उन्होंने घूमते हुए यात्रा के दौरान लिखी हैं। तो यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, जिनमें पाली, प्राकृत, पाली और प्राकृत बौद्ध धर्म की भाषाएं हैं, अपभ्रंश, तिब्बती आदि बहुत सी इन्होंने भाषाएं सीखी है। लेकिन उन्होंने यात्रा के दौरान लोगों से मिले, उस देश में रहे, उस राज्य में रहे, और हर देश की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनको महापंडित की पदवी प्रदान की गई। राहुल सांस्कृत्यायन को महापंडित की पदवी प्रदान की गई। इनकी मृत्यु 1963 हुई, मतलब इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब इन्होंने रचनाएं कौन सी लिखी, बात आती है रचनाओं की। तो हमने पहले बताया कि इन्होंने यात्रा के दौरान, जैसे इन्होंने घुमक्कड़ी जीवन जिया है, तो यात्रा के दौरान उन्होंने रचनाएं लिखी। तो इनकी रचनाओं का जो विधा है उसका नाम है यात्रा साहित्य। ठीक है, जैसे लोग कहानी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, वैसे उन्होंने यात्रा साहित्य लिखी। तो इनकी जो पहली रचना थी वो थी मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, और दूसरी थी राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर के देश में, और यात्रा के पन्ने, और रूस में 25 मास। रूस में 25 मास, इन्होंने रूस में 25 महीने रहे और उस पर आधारित इन्होंने अपनी रचना लिखी। इन्होंने इसके अलावा और भी साहित्य लिखे, जिनमें था दर्शन दिक्शास्त्र, बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा इनका महत्वपूर्ण साहित्य है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है, तो बोलगा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। और एक इनकी रचना और है, भागो दुनिया को, भागो नहीं दुनिया को बदलो, भागो नहीं दुनिया को बदलो। और इनकी एक रचना और है, दिमागी गुलामी। कौन सी, दिमागी गुलामी। बच्चों इनकी जो भाषा शैली थी वो बहुत ही सरल, सहज और भाव के अनुकूल थी। इन्होंने तत्सम तत्व शब्दों का प्रयोग किया, और इन्होंने अपनी भाषा में हिंदी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग किया तथा साथ ही साथ लोकोक्तियों, मुहावरों का भी प्रयोग किया। ठीक है, अब आते हैं इनके रचना की ओर, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा अभ्यास जो है ल्हासा की ओर। ल्हासा क्या है बच्चों, ल्हासा है तिब्बत की राजधानी का नाम। ठीक है, और तिब्बत की यात्रा के दौरान ही ये जो उन्होंने लिखा है, अपना यात्रा साहित्य लिखा है,
वो तिब्बत की यात्रा के दौरान ही लिखा। जिस समय इन्होंने यात्रा की थी 1929 में, 1929 और 30 के बीच में उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी और उस समय भारतीयों को तिब्बत में यात्रा का अनुमति नहीं थी। तो ये इस नेपाल के रास्ते से होते हुए गए थे तिब्बत को, और नेपाल के रास्ते से जाते समय इन्होंने अपना वेश चेंज किया था। ये भिखमंगे के वेश में तिब्बत गए थे। भिखमंगे मतलब भिखारी के वेश में, ठीक है, भिखारी के वेश उन्होंने धारण किया और उन्होंने नेपाल के रास्ते, आज भी बहुत से लोग नेपाल के रास्ते ही अन्य देश को जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भारतीयों को अनुमति नहीं थी उस समय। 1929 और 30 की बात हम कर रहे हैं, उस समय वहाँ पर अनुमति नहीं थी। तब क्या हुआ, वो भिखमंगे का वेश धारण किया और वहाँ पर उन्होंने नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा की। तो उन्होंने इसमें इस अध्याय के द्वारा उन्होंने बताया कि तिब्बत का सामाजिक वातावरण कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, उसी का उन्होंने पूरा विस्तार से इस अभ्यास में बताया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपनी अध्याय ल्हासा की ओर, ठीक है। तो अपनी पुस्तक खोल लीजिए और पुस्तक के साथ साथ हमारे साथ पढ़ते चलिए। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखे ल्हासा की ओर। ल्हासा क्या है, तिब्बत की राजधानी। शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी, ठीक है बच्चों। लेखक जो है हमारे राहुल सांस्कृत्यायन जी कह रहे हैं, बताते हैं कि नेपाल से तिब्बत जाने का एक मुख्य रास्ता था, ठीक है। जैसा कि हमने पहले बताया कि उस समय क्या था, भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, तो एक मुख्य रास्ता था जिसके द्वारा वो तिब्बत में प्रवेश करते थे। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, ठीक है, फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान मतलब भारत की सभी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती। किस रास्ते से, फरी कलिंपोंग, नेपाल के रास्ते से। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, मतलब कि बिजनेस के पर्पज़ से ही नहीं, व्यापार के पर्पज़ से ही नहीं। जो सैनिक हमारे थे, हमारे देश के सैनिक, वो भी इसी रास्ते से तिब्बत जाते थे। इसीलिए जगह जगह पर क्या थी, फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी कभी चीनी पलटन मतलब सेना, ठीक है, पलटन मतलब सैनिक दल या फौज या सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। जो फौजियों के मकान बने हुए थे उस रास्ते पर आज इस समय मौजूद नहीं हैं। किस समय की बात हो रही है, 1929 की बात वो कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं। दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग मतलब किला, किले के किसी भी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा यानी रहने का स्थान, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद मतलब आबादी से भरे, यहाँ पे मनुष्य लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं आबाद। ऐसा ही परित्यक्त मतलब त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ एक चीनी किला था। चीनी किला मतलब दुर्ग। वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। क्या पीने के लिए, चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं। तकलीफ़ें मतलब मुश्किलें, कठिनाइयाँ और कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। जैसे कि भारत में हर जगह जाति पाति और छुआछूत की समस्या है, वैसा तिब्बत में नहीं था। और वहाँ जैसे हमारे भारत में औरतें पर्दा करती हैं, ऐसी कोई भी प्रथा वहाँ पर मौजूद नहीं थी। कहाँ पर, चीन में। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, क्योंकि जो लेखक था हमारा कैसे गया था, भिखमंगे के वेश में गया था ना, तो वहाँ का वो बता रहे हैं वहाँ का जो रहन सहन कैसा था कि बहुत ही निम्न श्रेणी के, मतलब बहुत जो बिल्कुल ही भिखमंगे टाइप के थे, उन्हीं को खाली घर के अंदर लोग प्रवेश करने नहीं देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, मतलब भिखमंगे भी घर के बाहर मतलब अंदर जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं था। मतलब वहाँ पे चोरी का कोई डर नहीं था कि उन्हें लगे। लेकिन हाँ, बहुत ही निम्न टाइप के जो होते थे उनको ही लगता था कि अगर वो आ गए तो हो सकता है कुछ चुरा लें, वरना कोई भी अनजान इंसान जा सकता था अंदर, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। अपरिचित मतलब अनजान हो,
तभी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। जो आपके पास चाय है वो आप दे सकते हो, वह आपके लिए उसे पका देंगी अर्थात बना देंगी, ठीक है। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगी। कहने का मतलब, अगर आप चाय की पत्ती दे दी तो चाय बना देंगे, और अगर आपने मक्खन और सोडा नमक आदि दे दिया तो चाय की चौड़ी, जिसमें हम अदरक वदरक कूटते हैं उसको बोलते हैं चोंगी, में कूट कर क्या बना देंगी, दूध वाली चाय बना के दे देंगी, ठीक है। और जैसे टोटीदार बर्तन, जैसे केतली होती है उसको बोलते हैं टोटीदार बर्तन, ठीक है, उसमें रख के आपको दे देंगी, सर्व करते देंगे। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, मतलब रसोई घर बैठने के स्थान से दूर है, और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, अगर ऐसा आपको लगता है और आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि दूर है जगह, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। मतलब इतनी छूट थी वहाँ पर कि आप खुद जाके किचन में, मतलब रसोई घर में जाके आप चाय अपनी बना सकते हो। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। जब चाय का रंग आ गया तो उसके ऊपर चाय ऐसी बनती थी, यहाँ की तरह चाय नहीं बनती थी बच्चों, लासा में दूसरी तरह की चाय बनती, जिसमें नमक और मक्खन भी चाय में डालते थे, ठीक है। आपको ऐसी चाय नहीं पसंद आएगी। परित्यक्त चीनी से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्टे उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे, ठीक है। बच्चों, परित्यक्त मतलब त्यागे गए, चीनी किले मतलब दुर्ग से जब हम चलने लगे तो एक आदमी क्या करने आया, राहदारी, यानी कि राह मतलब रोड टैक्स जिसको आजकल बोलते हैं, वो मांगने के लिए आया, मतलब रुकने के लिए वो लोग टैक्स शुल्क मांगते थे, ठीक है। हमने वह दोनों चिट्टे उसे दे दी। उनके पास 2 चिट थी, वो उन्होंने उस राहदार जो मांगने आया था राहदारी उसको दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। थोंगला बच्चों तिब्बत सीमा का एक स्थान है, उसका नाम है थोंगला, तिब्बत सीमा का स्थान, ठीक है। उसके आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति बच्चों, सुमति जो था वो एक मंगोल राज्य है, मंगोल राज्य के भिक्षुक को बोलते हैं सुमति, ठीक है। जो मंगोल राज्य के भिक्षुक होते हैं, भिखारी होते हैं, उनका नाम क्या लेखक ने दिया, सुमति, ठीक है। तो सुमति और जो लेखक हमारे हैं राहुल संस्कृत्यायन, दोनों साथ में थे, और वो दोनों थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। तो यहाँ पर भी जो सुमति था, उसका दूसरा मित्र था, उनकी जान पहचान के आदमी थे, और भिखमंगे रहते भी, और उनके साथ और भी भिखमंगे थे। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, ठीक है, और उनको वहाँ पर ठहरने के लिए बहुत अच्छी जगह भी मिली। बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, वापस वो उसी रास्ते से लौटे, ठीक है, और भिखमंगे नहीं, अब की बार वो भिखमंगे के वेश में नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। इस जब 5 साल बाद वापस जब वो लौट रहे थे, उसी रास्ते से लौट रहे थे, तो इस बार वो भिखमंगों के रूप में नहीं थे, इस बार वो भद्र मतलब एक शरीफ आदमी के वेश में थे, यात्री के वेश में थे, जो किस पर सवार थे, वो जो घोड़ों पर सवार थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। अब बच्चों, जब वो भिखमंगे थे तो उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिली, लेकिन जब वो सभ्य आदमी बनकर आए तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे, और उस समय उन्हें रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक बहुत छोटा सा झोपड़ा मिला। झोपड़ा मतलब झोपड़ी। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। ये सब क्यों? क्योंकि उनकी मनोवृत्ति यानी मनो के विचार पर ही सब कुछ निर्भर था। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। जो वहाँ के लोग थे वो शाम को क्या करते थे, छंग मतलब नशा करके और बहुत ही कम होश हवास में रहते थे, मतलब वो सब किस में रहते थे, मदहोशी रहते थे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। क्या पार करना था? डांडा थोंगला। विकट मतलब कठिन, विकट मीन्स कठिन, और पार क्या करना था? डांडा थोंगला। डांडा मतलब ऊंची ज़मीन, थोंगला की सबसे ऊंची ज़मीन मतलब ऊंचाई पर था। जो थोंगला था वो बहुत, डांडा मतलब ऊंचे पर था। डांडे तिब्बत से में सबसे खतरे की जगह है। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी? डांडे, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण
उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। चूँकि ये बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए इनके कितनी ऊंचाई पर है, 16-17 हज़ार फीट, यानी बहुत ऊंचाई पर है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी गांव नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। अब वहाँ पे नदियों के मोड़ यानी कि नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, तो वहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। अब जहाँ कोई नहीं रहता है, निर्जन स्थान पर ही डाकू चोर बसेरा करते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अर्थात जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है, अगर कोई किसी को मार के फेंक भी दे तो किसी को भी नहीं पता चल सकता है। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। जो हमारी वहाँ की सरकार थी, तिब्बत की सरकार थी, वो सरकार कैसी थी, वो खुफिया विभाग यानी कि गुप्तचर विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी। ठीक है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। तिब्बत की दशा का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने बताया कि जो तिब्बत है वहाँ किसी को पुलिस का डर नहीं है। डकैत जो है आदमी को मार भी देते हैं और उनका सब कुछ छीन लेते हैं, डकैती कर लेते हैं। ठीक है। और वहाँ पे हथियार, जैसे हमारे यहाँ शस्त्र का लाइसेंस मिलता है, लेकिन वहाँ पर उस समय तिब्बत में शस्त्र को रखने का कोई लाइसेंस नहीं होता था। जैसे लोग डंडा लाठी रखते हैं, वैसे वहाँ के लोग क्या रखते थे, पिस्तौल बंदूक आदि रखते थे। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। ठीक। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरतें देखते टोपी उतार जेब निकाल कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। ठीक है। अब उन जो भिखमंगे हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, तो उनको किस बात का डर, क्योंकि जो डकैत है वो उनको तो रोकेंगे नहीं, क्योंकि जब उन्हें पता है कि भिखमंगे इनके पास खुद ही नहीं कुछ खाने पीने का सामान है तो वो हमें क्या देंगे। और उनको जहाँ कहीं थोड़ा बहुत भी खतरा लगता तो वो क्या कहते, तिब्बती भाषा है कुची कुची, कुची कुची मतलब दया करो और एक पैसा दे दो। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वो पहाड़ की तो इतनी ऊंची चढ़ाई थी, कहाँ की, डांडे की। तिब्बत में स्थान हमने बताया था ना, डांडे की पर चढ़ाई, डांडा बहुत ऊंचे उस स्थान पर था, तो वहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था और पीठ पर सामान लाद के चलना तो और भी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सुमति से क्या कहा, सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक, लंकोर भी एक तिब्बत का स्थान है। ठीक है। वहाँ लो और उस पर हम सामान भी रख लेंगे और आसानी से हम चले भी जाएंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ठीक है। हम लोगों ने क्या कर लिया, फिर घोड़े ले लिए और उस पर सवार होकर बैठकर, मतलब सवार होकर मीन्स बैठकर हम लोग आगे की ओर चल दिए। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। ठीक है। डांडे मतलब ऊंची ज़मीन, ऊंची ज़मीन से पहले हम लोगों ने क्या पिया, 1 कप चाय पी और दोपहर के वक्त वो वहाँ पर पहुँच भी गए थे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे, मतलब समुद्र तल से उनकी ऊंचाई कितनी थी, 17 से 1000 फीट, 18,000 फीट। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, और हमारी दक्षिण की तरफ पूरब से लेकर पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफ़ेद पर्वत शिखर, मतलब चोटियाँ, सफ़ेद चोटियाँ जो थी वो वहाँ से दिखाई नहीं दे रही थी। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे अर्थात टीले के आकार सा ऊंचा स्थान, भीटे को क्या बोलते हैं, टीले के आकार का ऊंचा स्थान। दिखने वाले जो पहाड़ थे वो बिल्कुल कैसे थे, नग्न थे, मतलब उस पर जरा सी भी बर्फ़ नहीं जमी हुई थी। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली थी। वो जो पहाड़ थे बिल्कुल भी नग्न थे, अर्थात उसमें ना ही बर्फ़ थी और ना ही किसी प्रकार की हरियाली, अर्थात कोई पेड़ पौधे वहाँ पर थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। उत्तर दिशा की ओर बहुत ही थोड़ी बहुत बर्फ़ वाली चोटियाँ, शिखर दिखाई पड़ते थे। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था।
और सबसे ऊंचे पर्वत पर किसका स्थान था? डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। जो देवता का स्थान था किससे सजाया गया था? वो सजाया गया था पत्थरों के ढेर से, जानवरों की सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। उतराई मतलब नीचे की ओर। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। तो उतरते समय उनको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी। शायद 2-1 सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। उनके साथ 1-2 लोग और भी साथ में चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। जो लेखक का घोड़ा था वो थोड़ा धीमे चल रहा था। धीमे मतलब कम गति में। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। उनको क्या लगा कि घोड़ा भी शायद थक गया हो और इसलिए वो उसकी चाल जो है वो धीमी हो गई है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनकीय वस्तुओं की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोनकी वस्तु एक राजकुमार है, ठीक है, जो हमेशा घोड़े पर सवार रहता था। उनको लगा कि मैं उसी की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब उनकी समझ में यही नहीं आ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे चल रहा है। जब मैं ज़ोर से देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। जब वो उसको आगे बढ़ाने के लिए ज़ोर देते थे तो वो क्या करता, वो और सुस्त मतलब धीमा पड़ जाता था। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। एक जगह पर 2 रास्ते निकले हुए थे। फूट रहे थे मतलब निकले हुए थे, जहाँ से हमें लगता है कि बाएं जाए कि दाएं जाए से। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। उन्होंने 2 रास्ते निकल रहे थे तो उन्होंने बाएं का रास्ता चुना और वो मील 1.5 मील आगे चले भी गए। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। लो, अब वो तो बुरे फंसे क्योंकि उनको दाहिने की ओर जाना था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। फिर वो वापस आए और उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। जो उनका दोस्त था सुमति, वो उसको वहाँ पे इंतज़ार करते मिला। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। जो सुमति था वो मंगोल भिक्षुक था, ठीक है, तो उनका मुंह कैसा होता है? लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में थे क्योंकि इंतज़ार करना पड़ा था, इसलिए वो गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले। कंडे मतलब उपले, जो गोबर के उपले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडे, जो ईंधन के काम में आते हैं। फूट डाले मतलब फूट। जो उनका दोस्त था सुमति, वो गुस्से में क्या बोला कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले। फूट डाले मतलब फूंक डाले, जला डाले। कंडे मतलब उपले जो गोबर से बनते हैं, ठीक है। वह चाय को गर्म किया। उसने 3 बार चाय को गर्म किया, लेकिन तब तक जो उनका दोस्त कौन था, राहुल संस्कृत्यायन, वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया। नरमी मतलब बहुत ही नम्रता से, ठीक है। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, क्योंकि उनका तो कोई दोष नहीं था, वो तो गलत रास्ते पे चले गए थे गलती से। हे मित्र, देख नहीं रहे हो कैसे घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। अब जैसे बच्चों को इंतज़ार करता तो उसे गुस्सा आती है ना कि मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ और अगला अभी तक आया नहीं। उस तरह से गुस्से में था, लेकिन जब उसको सच्चाई पता चली तो उसका गुस्सा पल भर में ठंडा हो गया। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, ठीक है। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान मतलब मेहमानदारी जो निभाते हैं उनको बोलते हैं यजमान, आवभगत जो करते हैं। पहले चाय सत्तू खाया गया। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। पहले क्या खाया उन्होंने? चाय और सत्तू। सत्तू किसको बोलते हैं बच्चों? सत्तू बोलते हैं जो चने का आटा होता है उसको बोलते हैं सत्तू, ठीक है। जौ और चने के आटे को हम सत्तू बोलते हैं। और रात को गर्मा गर्म थुक्पा खाया। थुक्पा होता है बच्चों सत्तू और चावल के साथ जो परोसा जाता है खाना, मतलब सत्तू और चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है। ये तिब्बत के लोगों का खाना है थुक्पा जिसको बोलते हैं, मतलब जो सत्तू और चावल के साथ थुक्पा परोसा जाता है, ठीक। सो थुक्पा क्या होता है? ले की तरह बना हुआ, जिसमें क्या क्या मिला होता है? हड्डी और मांस के साथ पतली ले के साथ पकाया गया खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ, ठीक है। यानी कि आप समझ लो कि नॉनवेज, ठीक है, मांसाहार। अब आगे का बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, ठीक है। धीरे धीरे हम चलेंगे और आपको ताकि समझ में आए। तो यहाँ तक हम निशान लगा लेते हैं और हमने यहाँ तक आपको करा दिया है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे आपका पेज नंबर कौन सा है? 28। पेज नंबर 28 से हम शुरू करेंगे। आज के लिए हमारा इतना।
ठीक है, हम इतना ही आज करते हैं अपना अभ्यास। आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे, तो फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।